एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 105 अर्थात 105 आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 के बारे में और अनुच्छेद 106 के बारे में। इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में क्या बातें हैं और इसका ऑल ओवर टॉपिक क्या है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां अर्थात पावर, विशेष अधिकार, उनको क्या विशेष अधिकार है, कहते हैं ना ये आपका विशेष अधिकार है। 10 सदस्य हैं, 10 मेंबर है घर में, 10 मेंबर में से कुछ बड़े सदस्यों के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, या फिर जो बहन भाई हैं उनमें से जो सबसे बड़ा होता है उसके कुछ विशेष अधिकार है। वो आपको डांट सकते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो यही बात है, कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां अर्थात कुछ इम्यूनिटीज़ उनको मिली होती हैं, बचाव, इम्यूनिटीज़। तो इन 3 विषयों के बारे में हम इस आर्टिकल में देखेंगे। आर्टिकल 105 क्या कहता है, अनुच्छेद 105 क्या बात करता है, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों। संसद के सदन 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो सदन 2 हैं। साथ ही साथ सदन के सदस्यों, उनके सदस्यों और समितियों, जो वो समितियों का निर्माण करते हैं। आप अगर पार्लियामेंट की सीरीज पढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने बताया है कि संसद में कुछ समितियां भी बनाई जाती हैं, समितियों का भी निर्माण किया जाता है। अगर किसी विषय पर ऐसा लगता है इसको उसके हर विषय पर, उसके हर पॉइंट पर डिटेल से चर्चा करनी है तो काफ़ी सारी समितियों का गठन किया जाता है। तो उनसे संबंधित मैंने बात बताई है और आगे हम पढ़ेंगे भी पार्लियामेंट सीरीज में समितियों के बारे में। तो क्या बात की गई यहाँ पर, संसद के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार आदि के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। क्या हैं वो, अब इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए, आप ये सोच भी रहे होंगे कि हमें इतनी डिटेल क्यों पढ़ा रहे हैं चीज़ें, आप सब जानते हैं, ठीक है। पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल पर ध्यान दिया जाता है, वनडे एग्जाम में भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, परंतु जो आईएएस, जिसे आप आईएएस एक पोस्ट है, यूपीएससी का एग्ज़ाम, या जिसे आप पोस्ट बहुत अच्छी है तो आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें चीज़ें बहुत डिटेल देखी जाती हैं। उसमें फैक्चुअलिटी इतनी मायने नहीं रखती, आपकी समझ मायने रखती है। आपने क्या समझा चीज़ों से, पढ़े तो आप उससे समझे क्या। तो इस कारण से हो सकता है वो ये सब चीज़ें ना दे दें। आपसे पूछ लिया जाए कि संसद के सदस्यों की वाक स्वतंत्रता के बारे में जानकारी संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर आपने सिर्फ इसकी हेडलाइन पढ़ी है तो आप कैसे बता सकते हैं, हाँ ठीक है आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, एक्सट्रीम, तो आपको पता होगा अरे हाँ संसद की शक्ति, विशेष अधिकार तो इस आर्टिकल में है तो 105 ही होगा। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जिनको पॉइंट टू पॉइंट, हाँ ये नहीं, इसमें तो ये लिखा था, तो इसमें वाक स्वतंत्रता तो कहीं लिखा ही नहीं था, फिर कैसे हो सकता है। तो इसलिए चीज़ें अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक दिन की जगह 2 दिन टाइम देकर पढ़ लो, परंतु अच्छे से पढ़ो कि वापस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फिर क्या करते हैं, जल्दबाजी में स्मार्ट स्टडीज़ इतनी स्मार्ट कर लेते हैं कि पता नहीं क्या क्या छोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता, और फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, फिर दोबारा उसको पढ़ने बैठते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ लेते एक ही बार में तो पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता। तो इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, नियम और स्थायी आदेश, जो संसद के सदस्यों को वाक स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता है, वो बिल्कुल उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु वो भी नियमों के अधीन है। यहाँ पर बात की गई है वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, ये बात की गई है यहाँ पर। तो पहले एक बात क्या की गई है, संसद के जो सांसद हैं उनकी वाक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है कि वो स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दूसरी बात, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी
और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो ऑल ओवर ये बात है कि संसद में क्या बात होती है, क्या पत्र छपते हैं, उसकी समितियां क्या बात करती हैं, क्या बातें होती हैं, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या बात हो रही है, उसमें क्या प्रकाशन हो रहा है, कौन से मत, क्या मत है, इन सब चीज़ों के बारे में ऑल ओवर सिर्फ सदन में ही बात होगी। सदन के बाहर, कहते हैं ना अपने घर की बात घर तक रखो, घर में ये दूसरा कौन बोल रहा है। और हमारे यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण है, न्यायपालिका अपने शक्ति को लेकर स्वतंत्र है और संसद अपनी शक्ति को लेकर। तो इसी कारण से ऐसा होता भी है। भाई आपके घर में आप ही तो बोलेंगे, पड़ोसी क्यों बोलेगा, और पड़ोसी घर में आप क्यों बोलेंगे। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर है कि वो अब ऐसा नहीं है कि न्यायालय जा सकता है कोई भी सदस्य, ना वो जा सकता, ना कोई न्यायालय ही खुद आके कह सकता है कि ये चीज़ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो दूसरी बात ये है कह रखी है। तीसरी, अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों, यानी कि अन्य बातों में संसद के दोनों सदन, प्रत्येक सदन अर्थात दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों ही सदन के सदस्यों व समितियों, दोनों ही सदनों में समितियों का भी गठन किया जाता है, समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। यानी कि जो भी पावर है, जो भी उन्मुक्तियां हैं, वो कौन निश्चित कर सकती है समय समय पर। अगर बदलाव करना है और कुछ पावर बढ़ानी है, कुछ उन्मुक्तियां देनी है, तो संसद करती है। इस बात को याद रखिएगा, परिनिश्चित करे। और जब तक वह इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती तब तक वही होगी जो संविधान 44वां संशोधन, 44वें संशोधन में इससे संबंधित कुछ बात की गई है। हम संशोधन भी पढ़ेंगे। अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं, आई थिंक 103 104 हो चुके हैं, नहीं तो सारे संशोधन भी देखेंगे हम। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा, कब हुआ था 44वां संशोधन? 1978 में, की धारा 15 के प्रवर्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समिति की थी। जो 44वें संशोधन से ठीक पहले थी वो ही रहेंगी जब तक संसद विधि द्वारा उनमें बदलाव नहीं करती। तो ये पावर किसको है बदलाव करने की, विधि बनाने की? कोई संसद को है। क्लियर? साथ ही साथ और क्या बात की गई इसमें, जिन व्यक्ति को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2 और खंड 3, कहाँ क्या है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, ये 3, खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वह संसद सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। कुछ सदस्य, कुछ लोग, कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं कार्यवाहियों में जो संसद के सदस्य नहीं होते पर्टिकुलर, परंतु उनको कार्यवाही में भाग लेने का और बोलने का अधिकार होता है। जैसे मैंने कैग के बारे में बताया था ना, सॉरी कैग नहीं, आई थिंक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, भाई गलती हो जाती है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ाया था मैंने आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया भी था आपको। तब मैंने बताया था कि वो भारत का अर्थात भारत सरकार का न्यायाधीश होता है। अगर भारत सरकार को कोई कानूनी बात करनी है, कानूनी सलाह लेनी है, या भारत सरकार के सामने कोई मुद्दा है, कोई उनके पक्ष में कोई वकील होगा, तो वो भारत के अटॉर्नी जनरल होंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु वो मेंबर तो होते नहीं कि किसी संसदीय क्षेत्र से जीत के गए हैं, नहीं होते ना, परंतु वो भाग लेते हैं, बोल सकते हैं, कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं। तब क्या है, तो यही बात की गई है कि कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो संसद के सदस्य नहीं हैं, तो उनके भी और कार्रवाइयों में भाग लेते हैं, बोलते भी हैं, तो उनके भी अधिकार वही होंगे जो खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार उन पर लागू होंगे जैसे बाकी सदस्यों पर लागू होते हैं। क्लियर? चलिए कैग के बारे में भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल हम पढ़ चुके हैं, नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी हम बात करेंगे। क्या ठीक है। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। भाई सदस्य काम कर रहे हैं तो उन्हें पैसा भी तो मिलेगा, वेतन भी तो मिलेगा, सैलरी भी तो मिलेगी। वेतन और भत्तों के बारे में से संबंधित आर्टिकल है 106। तो इसमें क्या कहा गया है, संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे भत्ते ऐसी दरों और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमिनियन की संविधान की सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी प्राप्त करने के अधिकार होंगे। यानी कि संविधान से ठीक पहले क्या कहा गया है कि इन सदस्यों को वेतन और भत्ते वो मिलेंगे जो संसद विधि द्वारा। अब संसद के बारे में बात कर रहे हैं तो इन पर किनको कितने वेतन मिलेंगे, क्या क्या भत्ते होंगे, क्या इनकी इम्यूनिटीज़ होंगी, सब कौन डिसाइड करेगा, संसद ही करेगी। सीधी सी बात है, आप हमारे घर में आके क्यों बोलेंगे, हम ही बात करेंगे ना। तो कौन बनाएगा, समय समय पर कौन डिसाइड करेगा, संसद करेगी। अब संसद हर रोज़ तो ये काम नहीं करेगी, तो इतने अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो इतने कौन से वेतन और कौन से भत्ते मिलेंगे उनको, तो वही वेतन और भत्ते मिलेंगे जो आज़ादी से ठीक पहले, संविधान के ठीक पहले, संविधान क्या कहा गया, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी। प्रारंभ कब हुआ संविधान का, 1950 में, तो उससे ठीक पहले भारत डोमिनियन स्टेट था ना तब, तो उससे ठीक पहले जो मिलते थे वही मिलेंगे इतने, जब तक संसद विधि द्वारा कुछ नई बातें नहीं ला देती, नई चीज़ें नहीं ले आती, नए वेतन और भत्ते नहीं ले आती। तो ये बात तो ऑल ओवर अगर आप इतना जानना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ जानने लायक बात इतनी है कि सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 106 में। और वेतन और भत्तों से संबंधित विधि कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। और इतने वो विधि नहीं बनाती तो इतने किस हिसाब से उनको वेतन भत्ते मिलेंगे जो हमारे संविधान लागू होने से ठीक पहले मिलते थे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या बात, एक बात की गई है यहाँ पर संसद में वाक स्वतंत्रता के बारे में। आपको पता है आर्टिकल 19 में हमें भी बोलने की, अर्थात भारतीय नागरिकों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब एक बात बताइए कि हमें जो यानी कि भारत के नागरिकों को जो बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और जो संसद के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें से ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पहले पूछा भी गया है, अगर आप ध्यान से चीज़ें देखेंगे पढ़ेंगे, मेंस में पूछा भी गया, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो जो पावरफुल ज़्यादा है ना वो है सांसदों की, जो संसद के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है ना वो ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि उस पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी न्यायालय में नहीं जा सकते। परंतु हम क्या हैं, हमें बिल्कुल बोलने की आज़ादी है, परंतु अगर हम ऐसा खड़े होकर देश के विरुद्ध नारे लगाने लगेंगे, देश के विरुद्ध कार्य करने लगेंगे, देश की ही अवहेलना करने लगेंगे, कुछ ऐसी बातें बोलने लगेंगे जो देश के विरुद्ध हो चीज़, तो बिल्कुल हमारी स्वतंत्रता समाप्त होती है। हम खड़े होकर चिल्लाने लगे और साइड में ही कोई बुजुर्ग जा रहा है या कोई बच्चा है परेशान है, साइड अगर हम कहने लगे कि हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, हम तो चिल्लाएंगे, यहीं खड़े होकर चिल्लाएंगे, और सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है आपसे, तो आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है। हमारी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। आपने देखा है समय समय पर आपने देखा होगा कि अगर पड़ोस में पार्टी हो और डीजे चल रहा हो और आप जाके कह दें, शिकायत कर दे, तो वो डीजे बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो भी तो कह सकते हैं भाई हमारे को स्वतंत्रता मिली हुई है। नहीं, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता के कारण किसी और की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, इसलिए आपकी स्वतंत्रता, हाँ आप चला सकते हैं उतनी ही आवाज़ में कि आपके घर से आवाज़ अगर बाहर नहीं जा रही तो आप बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। अगर आपके घर से आवाज़ बाहर जा रही है, किसी और को, आपके पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो रही है, तब वो चीज़ गलत है। आपको म्यूज़िक सुनना है, आप अपने रूम में आराम से धीमी आवाज़ में सुन लीजिए, पूरी रात सुनिए, कोई बंद नहीं करवाएगा। परंतु आप हाई स्पीड वॉल्यूम में सुनेंगे तो बिल्कुल बंद करवा सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।